हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस क्लास के अंदर कैश फ्लो में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने जा रहे हैं जो आपके कैश फ्लो को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नॉर्मली बच्चों को सिर्फ इसी वजह से कंफ्यूजन होती है क्योंकि उनकी कुछ कुछ पॉइंट्स के अंदर क्लैरिटी नहीं होती है, वो कंफ्यूज रहते हैं। इसको हम इस एक्टिविटी के अंदर डालें या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम इस एक्टिविटी के अंदर डालें, इस तरह की कंफ्यूजन बच्चों में रहती है और लास्ट मोमेंट तक भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं कैश फ्लो। अभी इस क्लास के अंदर उन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे जिससे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कैश फ्लो का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश फ्लो। होता क्या है कैश फ्लो? कुछ भी नहीं होता। हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ ओपनिंग कैश बैलेंस होता है। जब भी हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है तो हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस होता है ना कैश का। ठीक है, देन हमारे पास कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश या तो इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। ठीक है, अब उन सारे कैश इनफ्लोज, अगर हमारी इनकम ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, उन सबको ऐड कर देते हैं। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, आउटफ्लो ज्यादा है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, देन उसका टोटल जो है हमारे क्लोजिंग कैश बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। और अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सही है, जैसे हमारी बैलेंस शीट के अंदर हम करते हैं, है ना। हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट पीएनएल से निकालते हैं, देन उसको हम बैलेंस शीट में प्लेस करते हैं और जब हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। सेम उसी मैनर में हम यहाँ पे करते हैं। हमारे पास लाइक कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या रहता है, हमारे पास कुछ ओपनिंग कैश बैलेंस होता है, उसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को प्लस करते हैं। लाइक अगर हमारा कैश फ्लो ज्यादा है, कैश इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो हमारा जो बैलेंस आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, देन हम आते हैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव होता है तो प्लस कर देंगे और अगर नेगेटिव आएगा, जो कि ज्यादातर केसेस में होता है क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है, मशीन खरीदना। ठीक है, इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जो फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए हम कैश आउटफ्लो करते हैं, वो तो हमेशा ही ज्यादा होता है ना, उसकी सेल करके हमें इतना पैसा नहीं मिलता। तो ज्यादातर केसेस में आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो होगा, बैलेंस होगा, जो टोटल होगा, वो नॉर्मली नेगेटिव आता है। लेकिन हमेशा नेगेटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है। 90% केसेस में इसका नेगेटिव आंसर आता है। तो अगर नेगेटिव होगा तो उस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम यहां से माइनस कर देंगे। फाइन, देन थर्ड एक्टिविटी होती है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है, अपनी कंपनी को, अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए आपके पास जो भी कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, आपने शेयर्स इशू किए हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, लोन लिया है, ठीक है, वो सब क्या है, इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। और जब आप डिविडेंड पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, ये सारी चीजें क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो। तो जब इनका नेट कैश फ्लो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज अगर हमारे पास पॉजिटिव होता है तो प्लस कर देंगे और अगर नेगेटिव होता है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, और इन तीनों का टोटल हमारे पास क्लोजिंग कैश जितना अवेलेबल है उसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश। ठीक है, अब हमारे पास जिस जिस एक्टिविटीज की वजह से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, मेजरली हमारी ये 3 एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमें 1 बाय 1 कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, उनके जो भी बैलेंसेस होंगे प्लस या माइनस, उसको ओपनिंग कैश में प्लस या माइनस करके हमारे पास जो भी अमाउंट आता है वो अमाउंट इस क्लोजिंग कैश के इक्वल होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। आपको वही एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो छोटी
आती हैं, दैट इज कैश। किसको बोलते हैं? अब हम कैश की बात कर रहे हैं, तो कैश मीन्स कैश, ठीक है। आपके हैंड में जितना भी कैश अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टाइम में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो कैश अमाउंट अवेलेबल है वो कैश। आपके बैंक में जो बैलेंस है उसको आप यहां पे इंक्लूड करोगे। देन आपके पास कोई चेक इन हैंड है, चेक इशूड तो पेमेंट हो जाएगा, चेक इन हैंड, ठीक है वो। देन ड्राफ्ट्स इन हैंड, आपको किसी ने ड्राफ्ट दे रखा है, आप उसको बैंक में लगाएंगे और कैश आ जाएगा आपके पास। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, विद इन 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर हो गया, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। कुछ टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट होगी या जैसे ही उसकी मेच्योरिटी ओवर होगी, 45 डेज 90 डेज की उसकी मेच्योरिटी होती है, जैसे ही मेच्योरिटी ओवर होगी आपके पास वापस कैश आ जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर ओवर होने से पहले। इसलिए उसको भी हम यहाँ पे कैश के अंदर काउंट करते हैं। हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो वो आपकी एक्टिविटी में चली जाएगी। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अगर आपने बैंक में या कहीं भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किया है तो अगेन वो भी आपके कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तो हमारे पास मेनली कैश के अंदर इन चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जब हम ओपनिंग कैश की बात कर रहे थे तो ओपनिंग कैश की वैल्यू भी इसी तरह से कैलकुलेट करके निकलेगी, ठीक है। और जब हम क्लोजिंग कैश की बात करेंगे तो क्लोजिंग कैश की वैल्यू भी इसी तरह से निकालोगे, ठीक है। जो भी वैल्यू क्लोजिंग कैश की आएगी वो इन सबके टोटल के बराबर होगी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस आर नॉट कंसीडर्ड। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शंस भी होती हैं, यस बहुत सारी होती हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीनरीज पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, आपकी गुडविल अमर्टाइज हो रही है, आपने शेयर्स इशू किए हैं कोई दूसरी मशीनरी खरीदने के लिए, मतलब शेयर्स तो इशू किए लेकिन कैश नहीं आया, बदले में मशीन आई है। एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया और एक इन्वेस्टिंग का हो गया, दोनों ही अलग अलग पार्ट हो गए और एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो कैश तो कहीं आया ही नहीं ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को हमें यहाँ पे कैश फ्लो प्रिपेयर करते टाइम अवॉइड करना है, ठीक है। अब कैसे अवॉइड करना है, क्या करना है, उसको आगे चल के जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हमें कुछ डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को वापस ऐड करना पड़ेगा। वो क्यों होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें हम 1 बाय 1 क्लासेस के अंदर करेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और डेली नया कुछ सीखते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, सिंगल ट्रांजेक्शंस में इंक्लूड 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। अब मतलब एक ट्रांजैक्शन हो रही है और उस ट्रांजैक्शन की वजह से मल्टीपल एक्टिविटीज इफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि आपने मशीन खरीदी है, हायर परचेज पे खरीदी है, इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सपोज मशीनरी परचेज कर रहे हैं फॉर हायर परचेज, फाइन, तो यहाँ पे 2 चीजें आ रही हैं। एक तो मशीनरी की कुछ डाउन पेमेंट हुई होगी, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी होगी ना, डाउन पेमेंट की होगी, तब जाके आपको मशीन हैंडओवर की गई होगी, है ना। तो वो तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। दूसरी तरफ जो हायर परचेज बेसिस पे टाइम पे इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट जा रहा है, तो उस केस में वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोली जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर पे ऑफ होता है। तो उस केस में एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, मशीन आई है ना, और उस मशीन ने 2 अकाउंट को डिस्टर्ब कर दिया आके, एक तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और दूसरी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इन बातों का भी हमें अपना कैश फ्लो सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हमारे पास मूवमेंट बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब जो कैश था वो तो कैश ही था, हमारे पास यहाँ पे था ना कैश, और ये सब क्या था, ये सारा इक्विवेलेंट था। और इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसको कैश के इक्वल माना जाए, जैसे कि हमारे पास डिपॉजिट था,
शॉर्ट टर्म डिपॉजिट था, जब जरूरत पड़ेगी फटाफट से उस कैश को निकाल लेंगे, तो उसको कैश के इक्वली तो इंपॉर्टेंस दी जाएगी ना, इसलिए उसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो हमारे पास अगर यहाँ पे बोला गया है कि अगर कैश और कैश इक्विवेलेंट में ही आपस में ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ ही नहीं है। जैसे कि आपने अपने बैंक अकाउंट से ऑफिस में यूज करने के लिए कैश निकाला है, तो कैश आ गया आपके पास, तो कैश बढ़ गया, और जो कैश इक्विवेलेंट है बैंक, उसमें कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैश की और बैंक की, तो ये आपका डिक्रीज हो गया और ये आपका इंक्रीज हो गया। सपोज मैंने 1000 रुपीज निकाले हैं, तो इसमें -1000 हो गए और इसमें +1000 हो गए। तो जब टोटल करोगे कैश का, कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट, तो बैलेंस तो इक्वली रहेगा ना, उस पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हम कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसको हमें यहाँ पे अवॉइड करना है, उसको हमें यहाँ नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेट कैश फ्लो, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो तो हम यहीं से बोल रहे थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमें कुछ कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश आउटफ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हम उनको बैलेंस करेंगे, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ कैश इनफ्लो होगा, कुछ कैश आउटफ्लो होगा, है ना। तो उसका बैलेंस जो आएगा, उसका जो टोटल आएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, नेगेटिव होगा तो यहां से माइनस कर देंगे, और जो तीनों का टोटल आएगा अगेन वो क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बच्चों को कैश फ्लो सॉल्व करने से पहले पता होने चाहिए। टाइम पे हम वो पॉइंट्स रेज करते रहेंगे जहां पे बच्चे नॉर्मली प्रॉब्लम फेस करते हैं, और ये कैश फ्लो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। सो कीप वॉचिंग, कीप